हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस न्यू व्लॉग में, जहां इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं बद्रीनाथ ट्रिप की, बद्रीनाथ की यात्रा की। हाँ, जैसे कि बद्रीनाथ की यात्रा अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट हो जाती है और करीब करीब बात की जाए तो अक्टूबर में दिवाली के आसपास तक ये यात्रा कंटिन्यू चलती है। तो आज की इस व्लॉग वीडियो में मैं आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप बद्रीनाथ की यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, कहां कहां आप रुक सकते हैं और किस तरह के खाने की व्यवस्था आपको बद्रीनाथ की ट्रिप पर देखने को मिलती है और कौन कौन सी जगह है जो बद्रीनाथ पर आप आसपास घूम सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर, तो बिल्कुल आप बद्रीनाथ की यात्रा को प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करनी होगी वो शुरू करनी होगी ऋषिकेश से। ठीक है, तो ऋषिकेश से करीब करीब 300 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है बद्रीनाथ धाम का। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, जिसकी बहुत अपने आप में एक अल्टीमेट मान्यता है, अपने आप में एक यूनिक टेम्पल जिसे आप कह सकते हैं। और प्राकृतिक मनोरम दृश्यों की अगर बात की जाए तो वो तो अपने आप में उल्लेखनीय है, जिनका आज मैं इन शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। तो अगर आप बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं तो बद्रीनाथ यात्रा के लिए आपको ऋषिकेश जाना होगा। ऋषिकेश जाने के लिए आप जा सकते हैं ट्रेन से, जहां पर आप हरिद्वार तक ट्रेन से जा सकते हैं। उसके बाद ऋषिकेश आप 3 व्हीलर वगैरह टेम्पो लोकल सर्विस आपको वहां पर काफ़ी सारी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप बस से जाते हैं तो आप हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश बस के द्वारा भी जा सकते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं प्लेन से, तो प्लेन से जाने के लिए आपको देहरादून एयरपोर्ट पर आना होगा और देहरादून से आपको आना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। बस से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो बस से यात्रा करने के लिए आपको एक रात पहले आना होता है। कहां पर? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार से सुबह 5 बजे तकरीबन 5, साढ़े 5 या 6 बजे बस चलती है, जो आपको शाम तक बद्रीनाथ तक पहुंचा देगी। उसके अलावा आप अपने प्राइवेट टैक्सी या फिर अपने खुद के व्हीकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये यात्रा लास्ट ईयर की थी और लास्ट ईयर जो हमने ये यात्रा की थी वो बाइक से की थी। और बाइक से यात्रा करने का एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि जितना हम नेचुरल ब्यूटी को उतना महसूस कर सकते हैं बाइक पर, उससे ज़्यादा हमें किसी भी तरीके से वो नहीं मिल पाती। तो बिल्कुल आप बाइक से जा सकते हैं, तो आप बस से जा सकते हैं या फिर अपने प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऋषिकेश जाना होगा। ऋषिकेश से वाया देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ पहुंचना होता है। देवप्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी एक साथ मिलती हैं, दोनों का संगम होता है ना। और संगम होने के बाद ही भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है उसके बाद ही ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। प्रयाग उस जगह को बोला जाता है, प्रयाग का अगर सीधे शब्दों में मैं अर्थ की बात करूं तो प्रयाग का मतलब होता है 2 नदियों का संगम। ठीक है, तो देवप्रयाग से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े शहर मिलते हैं, जहां पर एक श्रीनगर एक अच्छा खासा काफ़ी बड़ा शहर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग भी अपने आप में एक बहुत बेहतर जगह है। रुद्रप्रयाग ही वो जगह है जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए 2 अलग अलग रास्ते कट जाते हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ के रास्ते को फॉलो कीजिए, और अगर केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ के रास्ते को फॉलो करके चलें। केदारनाथ के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो आपको चमोली, जोशीमठ, गोपी घाट आदि स्थान देखने को मिलते हैं। गोपी घाट वो स्थान है जहां से आप अगर फूलों की घाटी जाना चाहते हैं तो फूलों की घाटी के लिए आपको रास्ता मिल जाता है। तो अगर गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप गोविंद घाट से जा सकते हैं। गोविंद घाट से जब आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम। एक बहुत ही यूनिक स्थल, एक अलग सा महसूस कराने वाली जगह, एक प्राकृतिक पूरे पहाड़ों की गोद में एक मंदिर, सुंदर मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर अपने आप में एक अलौकिक छटा बिखेरता है। तो आप जब भी जाते हैं तो मंदिर के आप दर्शन कीजिए। अगर आप शाम को दर्शन करना चाहते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, 8 बजे तक आप दर्शन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप सुबह में भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही आप जब बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं विष्णुपादिका।
बद्रीनाथ मंदिर पर जब आप दर्शन करते हैं तो वहीं पर जब मंदिर के सामने आप खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड से आपका रास्ता कटता है और उस रास्ते से आप ऊपर की तरफ मंदिर के पीछे की तरफ ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर आपको विष्णु पादुका मिल जाती है। थोड़ी सी वहां पर आपको पहाड़ों की चढ़ाई देखने को मिलेगी, बट अपने आप में एक बहुत बेहतर जगह। तो ये दो स्थान, इनके बाद आप जाना चाहते हैं माना तो माना भी जा सकते हैं, जिसे हिंदुस्तान का अंतिम गांव बोला जाता है। वहां पर काफी सारी चाय की दुकान और एक सरस्वती नदी जो जहां से निकलती है और वहीं पर वो विलीन हो जाती है। उसके बारे में हालांकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताकर चलूंगा। तो बद्रीनाथ में आपकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि आपको होटल लिया जाए। आपको होटल लेना होगा, आपको रूम लेना होता है। तो रूम के चार्जेस क्या हैं? तो अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीजन की, सीज़न बेसिकली अगर बात करूँ तो सीज़न यहाँ 2 महीने रहता है, मई और जून। तो मई और जून में अगर आप रूम की बात करते हैं तो वो रूम आपको मिलेगा वहाँ पर 1500 से 2000, जिसमें आप 4 लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। 4 बेड रूम वहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या फिर जो कांवड़ का समय होता है जुलाई अगस्त का, उस दौरान भी जाते हैं तो वहां पर आपको वही रूम 400 से 500 रुपए में मिल जाएगा। हम उसी दौरान गए थे और हम 4 लोग थे तो हमें वो रूम केवल 400 रुपए में पड़ा था। तो 2 रात हम हालांकि वहां पर रुके तो वो 800 रुपए हमने केवल उसके लिए पे किया, तो जो अपने आप में एक ज़्यादा चार्ज है नहीं, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो टूर प्लान कर रहे हैं वो मई जून में प्लान कर रहे हैं या फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं। वो सब आपके अपने खुद के बजट के ऊपर डिपेंड करता है ना। रूम के बाद आपकी प्रायोरिटी रहती है कि खाने की व्यवस्था, क्योंकि जब भी आप किसी ट्रिप पर जाते हैं 3, 4, 5 दिन आपको लगने वाले हैं, ठीक है, तो खाने की भी आपको ज़रूरत होती है। तो मैक्सिमम अगर बद्रीनाथ में होटल्स की बात करूं तो सभी होटल्स में जो खाना है वो एकदम वाहियात किस्म का खाना है। आप खुद वहां जाकर खुद रियलाइज करेंगे कि कितना बकवास किस्म का खाना यहाँ पर होटल वाले आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब हम भी गए थे तो हमारी जो धर्मशाला थी, धर्मशाला में जो एक रूम था, धर्मशाला कह लीजिए, होटल कह दीजिए, वहाँ पर सब इसी टाइप से, वहाँ पर आपको 5 स्टार 6, 7 स्टार होटल तो मिलने वाले नहीं है। तो नॉर्मली तो उसके सामने एक होटल था तो हमने उसमें खाना खाया तो उसकी दाल इतनी खराब थी, ऐसा लग रहा था जैसे 2 या 3 दिन पुरानी तक भी उन्होंने दाल आपके सामने परोस दी। तो वो चीज़ आपको पता नहीं चल पाएगी, जब आप उसे खाने बैठ जाते हैं तो ये चीज़ आपके सामने आती है। तो हालांकि वहाँ पर कुछ अच्छे होटल भी आपको मिल जाए, तो बिल्कुल आप इस तरह के छोटे मोटे होटल को इग्नोर करें, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की बदतमीजी देखने को अक्सर मिल जाती है। और बाकी आप अपने ट्रिप का मजा लीजिए, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए, शाम को कीजिए, सुबह को कीजिए, फिर शाम को कीजिए, फिर सुबह को कीजिए, वो जितना भी आपके पास समय है, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने में आपको कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करूं, अगर भीड़ भी होगी तो मैक्सिमम आपको 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा मंदिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर भीड़ होती है तो। और भीड़ नहीं होती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर आप मंदिर के दर्शन करके आ जाएंगे। तो हमने ऐसे ही किया था, हमने 2 बार दर्शन किए, एक बार हमें 5-7 मिनट ही लगे थे और एक बार हमें 20 से 30 मिनट तक लगभग लग गए थे। तो वो कोई ज्यादा इतना समय नहीं होता है। जब आप इतनी दूर किसी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। बाकी जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो उसके रास्ते में काफी सारे साइट सीन वैसे ही आपको नेचुरली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उनके बारे में क्या अलग से बात की जाए। बद्रीनाथ धाम अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा पेश करता है, जिसके अगर रास्तों पर आप चलते हैं तो आपको खुद से लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में आ गए हैं। एक ऐसी छटा, एक निराली छटा जो देखते ही बन पड़ती है। तो बिल्कुल अगर आप प्लान कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम जाने की तो बिल्कुल इसको इग्नोर मत कीजिए, बिल्कुल जाइए। एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर जगह और आपको वहां जाकर बहुत अच्छा महसूस होगा।